हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपनी जो मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हमने जो कल अंतिम टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने बजट को समझने का प्रयास किया था कि बजट क्या है और बजट से रिलेटेड जो हमारे संविधान के आर्टिकल 112 से लेकर 116 तक के तमाम प्रावधान थे, उनके बारे में चर्चा की थी, उनके एक एक टर्म को समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके तहत आज का हमारा टॉपिक है कि बजट पारित होने की टोटल प्रक्रिया क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि बजट नाम से भारतीय जो संसद के जितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, इन 3 सत्रों में से एक सत्र का नाम ही बजट सत्र रखा हुआ है। तो यानी कि वो पूरा का पूरा सत्र बजट के नाम से ही पारित होता है, यानी उस बजट सत्र में केवल बजट की बातें होती है। तो बजट इतना बड़ा है, और हमने पहले भी एक बार बोला था कि भारतीय संविधान के संसद के जो सत्र होते हैं, उनमें सबसे बड़ा सत्र यही होता है, प्रथम सत्र भी यही होता है, सबसे बड़ा सत्र भी यही होता है। और एक बार हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे, तब बताया था कि आर्टिकल 86 के अनुसार भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो संसद को संबोधित करते हैं हर प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक को। और हमने अभी चर्चा की कि बजट भारतीय संसद का साल का प्रथम सत्र होता है, तो यानी कि ये वो सत्र हैं जिसे संबोधित भी राष्ट्रपति करते हैं, और ये देश संसद का सबसे बड़ा सत्र है। तो इसकी एक निश्चित प्रोसेस होती है, जो सामान्य जो चर्चाएं होती है उनसे थोड़ी हटकर होती है। तो आज की हमारी जो क्लास रखी गई है, इसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि बजट की एक्चुअल में प्रक्रिया क्या है, टोटल प्रोसेस क्या होती है, जिसके तहत हमारे संसद में पारित बजट पास हो जाता है। तो हमने कल बात की थी कि बजट एक प्रकार का धन विधेयक है। बजट के अंदर भारत की जो वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उस वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर सबसे पहले तो 3 प्रकार के डेटा देने पड़ते हैं। एक, आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आंकड़े, दूसरा चल रहे वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, और तीसरा जो गुजर चुका गत वित्तीय वर्ष है, उसके वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ते हैं। ये 3 तो आंकड़े दिए जाते हैं। इन आंकड़ों में किनका उल्लेख होता है? इनके अंदर उल्लेख होता है कि देश की यानी कि भारत की संचित निधि में, या फिर भारत की जो इनकम है टोटल, कि आने वाले पैसे कौन से हैं संचित निधि में, और संचित निधि से जाने वाले पैसे कौन से हैं, इनके बारे में एक विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। उस विवरण में तीनों प्रकार के डेटा होते हैं, यानी अनुमानित, संशोधित और वास्तविक डेटा प्रस्तुत करने पड़ते हैं, और इसी को ही बजट कहते हैं। और बजट की आज हम देखते हैं कि टोटल प्रोसेस क्या है। तो इसके बारे में बताए गए हैं कि भारतीय बजट के 6 चरण होते हैं। आज हम उन प्रत्येक चरण को देखेंगे और उनके अंदर बजट संसद के अंदर क्या सीन होता है उस समय का, उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। तो बजट के टोटल चरण है 6, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 चरण हैं, और यहाँ पर एक डायग्राम में बताया गया है कि 6 के 6 चरण में होता क्या है। तो आइए एक एक चरण को एक एक स्टेप वाइज देखते हैं। इससे पहले हमने जो कल का सेशन लिया था बजट में, उसमें हमने जो आर्टिकल पढ़े थे, उनको एक कंसाइज फॉर्म में रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 112 पहले तो बताता है कि बजट क्या है, और बजट के अंदर कितने प्रकार के डेटा होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, यानी आय और व्यय से रिलेटेड तीनों प्रकार के डेटा होते हैं। उसके बाद 112 का सब क्लॉज जो 2 था, वो बताता है कि बजट के 2 भाग होंगे, यानी कि जो व्यय होगा, संसद में जो व्यय प्रस्तुत किया जाएगा, उसे 2 रूपों में प्रस्तुत किया जाएगा। एक संचित निधि पर भारित वाला, और दूसरा सामान्य खर्च होता है, उसको प्रस्तुत करेंगे। और सब क्लॉज 3 ने डिफाइन किया था भारत की संचित निधि पर किस किस को भारित व्यय मानोगे, तो भारित व्यय वहां पर डिफाइन किया गया था। उसके बाद हम पहुंचे आर्टिकल 113 में। आर्टिकल 113 एक्चुअल में अनुदान की मांग को डिफाइन करता है, फिर बताता है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के अनुदान की मांग प्रस्तुत नहीं होगी, और अनुदान की मांग लोकसभा में पहले प्रस्तुत होगी, और राज्यसभा को इसमें कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई थी। और फिर हमारे आर्टिकल 114 में, आर्टिकल 114 में बताया गया था कि विनियोग विधेयक क्या होता है, किस तरीके से वो पारित होगा। फिर आर्टिकल 115, जिसके अंदर अनुपूरक मांग के बारे में बताया गया था कि अगर सरकार को कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं, तब क्या करेगी सरकार, यानी राष्ट्रपति किस तरीके से बजट पारित करवाएंगे, तब बताया गया था कि आर्टिकल 113 में जो प्रावधान है, यानी अनुदान की मांग रखो, उसको फिर चर्चा करवाओ, मतदान करवाओ, अगर लोकसभा में मतदान में पास होता है, तभी वो अनुपूरक मांग पूरी की जाएगी। और उसके बाद
आर्टिकल 116 और आर्टिकल 116 में हमने चर्चा की थी कि इसके अंदर कुछ अन्य अनुदान थे जिनको डिफाइन किया गया था, जैसे कि लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, और प्रत्यानुदान, वोट ऑन क्रेडिट, और एक और था एक्सेप्शनल ग्रांट यानी कि अपवादात्मक अनुदान। तो ये कुछ प्रकार के अनुदान एक्स्ट्रा बनते हैं, उनके बारे में आर्टिकल 116 के अंदर हमने चर्चा की थी। तो आइए आज देखते हैं कि वो सभी जो प्रावधान किए गए हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। चलिए, तो हम हमारे प्रथम स्टेप में चलते हैं, स्टेप फर्स्ट, और इसके अंदर सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले बजट प्रस्तुत होता है। अब बजट जब प्रस्तुत होता है, इसकी क्या प्रोसेस है? सबसे पहले एक चीज कि 2017 से पहले हमारे यहाँ बजट फरवरी के अंतिम दिनों में प्रस्तुत होता था, लेकिन आज 2017 के बाद से यह प्रावधान लागू हो गया कि बजट 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत होगा। इसके पीछे कुछ कारण हैं, वो देखते हैं कि बजट 1 फरवरी को क्यों लाया गया। क्योंकि पहले बजट फरवरी के लास्ट में आता था, यानी कि मार्च में प्रस्तुत होता था। मार्च में प्रस्तुत होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना आ जाता था, यानी कि वित्त वर्ष स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल के दिन, और बजट की प्रोसेस चलती रहती थी मई जून तक। तो इस चक्कर में जो आने वाले वित्त वर्ष के शुरुआती महीने थे, वो शुरुआती महीने बजट की प्रक्रिया में ही वेस्ट हो जाते थे, तो सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती थी। तो अब बजट प्रस्तुत कर दिया जाएगा 1 फरवरी को। तो फरवरी और मार्च के 2 महीने मिल गए बजट पर चर्चा करने के लिए। अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से हमारा नया वित्त वर्ष शुरू होता है। अप्रैल आते आते बजट पूरा पास हो जाता है, यानी कि पहले महीने में ही बजट सरकार के हाथ में आ जाता है, फिर सरकार अपने कदम उठा सकती है। ये सोचकर बजट को अब 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा फैक्ट, पहले हमारे यहाँ 2 प्रकार के बजट के साथ में 2 बजट आते थे। एक को बोलते थे आम बजट, दूसरे को बोलते थे रेलवे बजट। ऐसा क्यों था? और ये 1921 से ही चलती आ रही एक वर्ष कमेटी बनी थी, और उसी कमेटी की अनुशंसा पर 2 प्रकार के बजट प्रस्तुत होते थे, यानी बजट के 2 भाग रखे जाते थे, एक रेलवे और दूसरा आम बजट। उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय हम जानते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए रेलवे कितना इंपॉर्टेंट था। रेलवे ने उनको जो भारत का कच्चा माल था उसको पोर्ट तक पहुंचाने में मदद की। पोर्ट से फिर वो माल उनके वहां जाता था, और वहां से फिर माल एकदम मैन्युफैक्चर्ड होने के बाद वापस इंडिया आता था, और इंडिया में पोर्ट से वापस रेलवे की सहायता से ही माल पहुंचता था भारत के कोने कोने में। दूसरा, इनके खुद के सैनिकों को, कर्मचारियों को आने जाने में रेलवे ने मदद की। इनके लिए रेलवे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ी जिसने भूमिका निभाई वो रेलवे ही था। तो रेलवे इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने की वजह से इन्होंने रेलवे के लिए अलग से बजट पारित किया जाता था, पारित करते थे, और यही प्रोसेस 2017 तक फॉलो होती गई। लेकिन फिर देब्रॉय कमेटी की अनुशंसा पर इन्होंने ये वाली चीज बंद कर दी, और आज आम बजट और रेलवे बजट एक कर दिया जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखना, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करते हैं उनको जब सुझाव देने होते हैं तो सुझाव के अंदर ऐसी बातें बोली जाती हैं कि जैसे उनके लिए रेलवे इंपॉर्टेंट था तो उन्होंने रेलवे के लिए अलग बजट प्रस्तुत किया था। वैसे ही अगर आज हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि जैसे कि जेंडर इक्विलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वहां पर फिर सुझाव में हम बोल सकते हैं क्योंकि जेंडर इक्विलिटी लानी बहुत जरूरी है। जेंडर इक्विलिटी होने से देश के विकास को, आर्थिक विकास को बहुत ज्यादा प्रगति मिलेगी। तो ऐसे में हमें जेंडर इक्विलिटी के नाम से एक जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे रेलवे अलग से आता था वैसे ही जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत करें। इस प्रकार के सुझाव देने में ये हमारे विचार काम आ सकते हैं। चलिए, तो 2017 से अब बजट एक ही आता है, और बजट 1 फरवरी के दिन प्रस्तुत हो जाता है। अब 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होता है, उससे पहले राष्ट्रपति संबोधन दे चुके होते हैं। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद में जो वित्त मंत्री हैं उनके 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करवाते हैं। बजट प्रस्तुत के दौरान सबसे पहले वित्त मंत्री अपना भाषण देते हैं, जिसे बोलते हैं बजट भाषण, और ये हम सब सुनते हैं या फिर इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और 2 फरवरी के दिन आपके किसी भी लोकल न्यूज़पेपर को पढ़ लो, उसका जो पहला और दूसरा पेज होता है उसके अंदर बजट भाषण की ही बातें होती हैं। वित्त मंत्री ने ये घोषणा की, वो तमाम घोषणाएं इनके भाषण में आ जाती है। सबसे पहले वो बजट का समराइज करके एक भाषण प्रस्तुत करते हैं, उसे बोलते हैं बजट भाषण। बजट भाषण के बाद में वो अपने वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हैं जो कि बजट से रिलेटेड होते हैं, जिसे बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। पहले दिन इतना ही होता है।
पहला चरण कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर वित्त मंत्री का भाषण चलता है, ऑलमोस्ट कई घंटों तक तो वित्त मंत्री का भाषण चलता है। भाषण के बाद में वो डॉक्यूमेंट सभी सांसदों को प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि आप लोग इस बजट को देख लो। देखने के बाद आगे आने वाले जो पहला, अब हम देखते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं जो कि बजट के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहला बजट है बजट भाषण, वो भी लिखित फॉर्म में प्रस्तुत करते हैं। दूसरा वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण में वो तीनों प्रकार के डेटा जो आय और व्यय से संबंधित है, संशोधित, वास्तविक और अनुमानित आंकड़े। और तीसरा अनुदान की कौन कौन सी मांगे हैं, यानी कि किस मंत्रालय ने कितने पैसों की मांग की है, वो उनके बारे में भी एक विवरण। हम जब पढ़ते हैं ना बजट पास होने के बाद कि रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक बजट दिया गया, स्वास्थ्य मंत्रालय को उसके बाद दिया गया, और शिक्षा मंत्रालय का बजट थोड़ा और कम किया गया, किसानों के लिए जो स्कीम थी उसका बजट घटाकर इतने कर दिया या बढ़ाकर इतना कर दिया। ये तमाम प्रावधान अनुदान की मांग से रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद वित्त और विनियोग विधेयक भी इसके अंदर समाहित किए जाते हैं। और उसके बाद पांचवी चीज, एक चीज और है जो कि एफआरबीएम एक्ट 2003 के बाद में जोड़ी गई थी। एफआरबीएम एक्ट है वो वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित था, और ये 2003 में आया। इसने बताया था कि राजकोषीय खर्चों पर कमी करो, राजस्व खर्च हैं उससे पहले तो बोला गया था कि 0% कर दो, लेकिन 2017 के बाद इसके प्रावधान राजकोषीय घाटे वाले को तो इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन आज राजस्व घाटे को इग्नोर कर दिया जाता है, राजकोषीय घाटे को 3% लाने तक का प्रयास होता रहता है। और इस एफआरबीएम एक्ट 2003 ने भी कुछ और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने की सिफारिश की। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इनको भी ध्यान में रखना। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, यानी कि आपके देश की जो अर्थव्यवस्था के मुख्य घटक हैं। मुख्य घटक कौन से होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, रोजगार और महंगाई हो गई। ऐसे जो प्रमुख मुद्दे हैं जो कि संपूर्ण देश के नागरिकों को प्रभावित करते हैं, उन सभी मुद्दों के बारे में आप एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि आपके देश में इनके बारे में क्या विवरण है। दूसरा बताइए, आपकी राजकोषीय रणनीति के लिए भी एक रणनीति तैयार कीजिए। राजकोषीय नीति वो होती है जिसके अंदर सरकार कुछ पैसे या तो जनता तक पहुंचाती है या फिर जनता से कुछ पैसे वसूल निकाल लेती है। सरकार ये काम कैसे कर सकती है, सरकार अगर कर बढ़ा देती है तो इसका मतलब है सरकार पैसा खींचना चाहती है। और सरकार यदि नई स्कीमें लॉन्च करती है और बजट पारित कर देती है कि इस स्कीम में हम इतना पैसा देंगे, तब सरकार अपने पैसे जनता में बांटती है। सरकार दोनों काम कर सकती है, जनता से पैसे ले भी सकती है, जनता को पैसे दे भी सकती है। इन कार्यों को बोलते हैं राजकोषीय नीति। और सरकार अपनी राजकोषीय नीति के बारे में भी बताएगी कि सरकार आने वाले दिनों में किस प्रकार की रणनीति फॉलो करेगी। और जो स्कीमें आती है उनसे आइडिया लग जाता है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। और उसके बाद आय और व्यय का बजट, ये तो बजट में ही होता है, तो फिर इसको अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आय और व्यय के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। फिर एक और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है जिसे बोला जाता है बजट एक झलक। 10-15 पेज का होता है, छोटा सा, जिसके अंदर मुख्य बातें उठाकर एक माइंड मैप बनाकर उसके अंदर प्रस्तुत कर दिया जाता है। उन्हें बोलते हैं बजट एक झलक। और लास्ट में आजकल एक आउटकम बजट भी प्रस्तुत करना पड़ता है कि आप जब बजट प्रस्तुत करते हो तो किस स्कीम को कितने पैसे दोगे। अगर आप आउटकम देखते हो उस स्कीम का, मान लो आपने पहले कोई स्कीम चला रखी है, उस स्कीम को इस साल बजट देना है या नहीं, तो उसके पहले आप जांच करोगे कि उस स्कीम का आउटकम कैसा है। अगर वो स्कीम अच्छा परिणाम दे रही है तब तो आप उस स्कीम को आगे कंटिन्यू रखिए और उसके लिए बजट दीजिए, अन्यथा उसको रिजेक्ट कर दीजिए। इसे बोलते हैं आउटकम बजट। तो आप आउटकम बजट भी प्रस्तुत करो। ये एफआरबीएम के कुछ दस्तावेज हैं जो कि इनके साथ में आने चाहिए। एक चीज और आती है जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल प्रस्तुत किया जाता है। भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो वित्त मंत्रालय का जो सचिवालय है, उनके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं आर्थिक मुख्य सलाहकार। और ये जो मुख्य सलाहकार हैं, इनकी देखरेख में वित्त सचिवालय द्वारा एक पुस्तक ही प्रस्तुत कर दी जाती है। उस पुस्तक के अंदर बताया जाता है कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। बजट में अनुमान होते हैं कि इस साल हमें इतना पैसा आएगा, हमारा इतना पैसा जाएगा। टोटल अनुमान बेस्ड होता है बजट, और बजट हमेशा अगले वर्ष का होता है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे, वो इस वर्ष का होता है जो अभी अभी गुजरा है, यानी कि गत वर्ष के
एक्चुअल डेटा प्रस्तुत करता है कि देश में सरकार ने क्या अनुमान लगाए पिछले बजट में और वास्तविकता कहां पर है, आज देश की इकोनॉमिक स्थिति कहां पर है, देश की जीडीपी कितनी है, देश की जीडीपी में वृद्धि हुई तो कितनी हुई, कमी हुई तो कितनी हुई। देश के जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, आजकल 5 क्षेत्र माने जाते हैं, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्रों की स्थिति क्या है, इनमें वृद्धि कितनी हो रही है, कमी किस चीज की हो रही है, देश की बेरोजगारी की स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, जनसांख्यिकी के जो लाभांश है उसकी स्थिति क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बताई जाती है देश की, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। और इस इकोनॉमिक सर्वे को पहले बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब बजट से 1 या 2 दिन पहले ही प्रस्तुत कर दिया जाता है। 1 फरवरी को बजट आता है तो 30 या 31 जनवरी के दिन ही हमारा आर्थिक सर्वे लॉन्च हो जाता है और वो करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। ये बात ध्यान रखनी। ये प्रथम चरण था जिसके अंदर इन तमाम चीजों के बारे में जिक्र होता है। फिर आते हैं हम चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 यानी कि पहले दिन तो केवल इतना ही होगा, प्रस्तुतिकरण होगा और बजट का भाषण होगा जो वित्त मंत्री का होगा। उसके बाद अगले 2 से लेकर 4-5 दिनों के बीच में बजट को वित्त मंत्री एक्सप्लेन करते हैं कि बजट के किस खंड में क्या क्या चीजें रखी गई है, जिसे बोलते हैं आम बहस। जो बजट का दूसरा चरण है ये कम से कम 3-4 दिन तक चलता रहता है। इन 3-4 दिनों के अंदर केवल वित्त मंत्री सभी सांसदों को समझाते हैं कि हमारे इस बजट के अंदर क्या क्या है। अगर कोई नया टर्म आ जाता है तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये टर्म किस लिए यूज हुआ है। ऐसा मानकर चलो कि सामने वाले सांसद कुछ भी नहीं बोलते हैं, केवल वित्त मंत्री समझाते हैं कि हमारा ये बजट कैसा है। अगर किसी सांसद को कोई डाउट हो जाता है कि आप ये कौन सी स्कीम ला रहे हो जिनके बारे में हमने कभी सुना ही नहीं है, तो वित्त मंत्री उनको समझाएंगे कि हम ये कौन सी स्कीम लेके आ रहे हैं। तो ये जो चीज है इसे बोलते हैं आम बहस। इसके अंदर कोई बहस नहीं होती है। नॉर्मली लोग अपने कंफ्यूजन पूछते हैं वित्त मंत्री को बजट के बारे में और वित्त मंत्री उनको एक्सप्लेन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस में 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। उसे बोलते हैं आम बहस। ये एकदम शांतिमय तरीके से ही हो जाती है। हाँ, कई बार अगर विपक्ष को ज्यादा ही बुरा लग जाता है, उनको अगर पुरानी किसी स्कीम से प्रॉब्लम हो तो फिर वो इन 3-4 दिनों में भी बहस कर सकते हैं। विपक्ष इज ऑलवेज फ्री, कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो ये छूट होती है, उनका अधिकार भी होता है। तो ये दूसरा चरण है जिसमें कोई विशेष काम नहीं होता। उसके बाद आता है चरण 3। आम बहस हो गई, लोगों को समझा दिया कि क्या क्या चीजें हैं और मतलब सांसदों को बता दिया और ये सब कुछ क्लियर है। क्लियर होने के बाद में आगे जो बजट के अंदर लिखा हुआ होता है कि किस मंत्रालय ने कितने की मांग की है और कौन सा मंत्रालय कौन कौन सी स्कीम चलाता है, उसने प्रत्येक स्कीम के लिए प्रत्येक मंत्रालय ने किस किस चीज की मांग की है। जो उनकी मांग होती है उसे बोलते हैं अनुदान की मांग। और प्रत्येक मंत्रालय के अनुदानों की मांग के लिए हमारे कुछ स्थायी समितियां बना रखी है जिनकी संख्या 24 है। इन समितियों के पास में प्रत्येक मंत्रालय से रिलेटेड ये जो मांगे होती है, अनुदान की मांगे, एक मंत्रालय से रिलेटेड एक समिति है, उस समिति के पास में उनकी अनुदान की मांगे पहुंच गई। अनुदान की मांगे पहुंचने के बाद वो जो समिति होती है उसके अंदर यही सांसद लोग ही बैठते हैं। जो जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है वो उस समिति का सदस्य बन जाता है और इन समितियों के जो सदस्य होते हैं वो आगे इनकी अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उनका ऑडिटिंग करते हैं। क्या सच में इतने बजट की जरूरत है, क्या या देश की परिस्थितियों को देखते हुए बजट घटाना चाहिए या फिर बजट को और बढ़ाना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर बहस होती है। समिति के टोटल 30 सदस्य होते हैं, 31 ये सदस्य मिलकर एक्चुअल में सब कुछ डिसाइड करते हैं कि ये अनुदान की मांगे सही है या फिर नहीं। ये प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन इन समितियों को टाइम अच्छा खासा लग जाता है इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने, बहस करने के लिए। तो फिर एक और आती है प्राक्कलन और आकलन समितियां, यानी कि हमारे यहाँ कुछ स्थायी समितियां भी होती है, परमानेंट समितियां, जिनमें एक आती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति पिछले साल के डेटा प्रस्तुत करती है और उन डेटाओं का आधार बनाकर भी जो अगर इन समितियों की रिपोर्ट समय पर जारी नहीं होती है तो फिर पिछली प्राक्कलन समिति के जो डेटा होते हैं उनको अनुमान ध्यान में रखते हुए बजट को फिर से चर्चा के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि विभागीय समितियों के पास जाएगी ये अनुदान की मांगे और वो विभागीय समितियां प्रत्येक मंत्रालय से रिलेटेड उनके अनुदान की मांग पर गहन विश्लेषण करेगी, उनका ऑडिटिंग करेगी, ऑडिटिंग के बाद में संसद को प्रस्तुत करेगी।
लेकिन इस प्रोसेस में अगर समय ज्यादा लगने की संभावना ही रहती है तो पिछले अनुमानों को भी स्वीकार किया जा सकता है। ये चरण 3 था। उसके बाद आता है चरण नंबर 4 यानी कि स्टेज 4। स्टेप 4 के अंदर होता क्या है, अनुदान की मांग। बजट के अब वापस सेशन स्टार्ट हो गया, सत्र वापस शुरू हो जाता है, यानी बैठकें शुरू हो गई। अब जैसे ही बैठकें शुरू हुई तो वो विभागीय समितियां या प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, और तब तक ये जो सांसद होते हैं वो भी अपने सचिवालयों के साथ चर्चा विचार विमर्श करने के बाद अपने आप को तैयार करके लोकसभा के अंदर उपस्थित हो गए। जैसे ही लोकसभा में आए, लोकसभा के अंदर अब होगी बहस, जमकर बहस होगी, और सरकार अपने जो मंत्रालयों ने अनुदान की मांगे की हैं उनको प्रस्तुत करेगी। इसके लिए आर्टिकल 113 पहले ही प्रावधान कर चुका है। प्रत्येक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही आएगी, यानी राष्ट्रपति इन अनुदान की मांगों पर अपने हस्ताक्षर कर चुके हैं। अब वो अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तुत हुई। जैसे ही लोकसभा में प्रस्तुत हुई तो अब यहाँ पर बहस होगी। जो मंत्री होंगे वो प्रश्नों के उत्तर देंगे, और जो विपक्ष होगा वो हो हल्ला करेगा, मतलब विरोध करने का प्रयास करेगा। ये तमाम चीजें चलेगी, और उसके बाद प्रत्येक अनुदान की मांग के बारे में विस्तार से समझाना पड़ेगा सांसदों को कि हाँ, ये अनुदान की मांग सही है या गलत है, और इसमें कितना बजट देना चाहिए, कितने बजट की कमी करनी चाहिए। विभागीय समितियां ऑलरेडी ऑडिटिंग कर चुकी है, लेकिन फिर भी संसद में तो बहस चलेगी, और कई दिनों तक ये बहस चलती रहती है। एक एक मुद्दे को, एक एक अनुदान की मांग को समझाना पड़ता है और वहां पर एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसके बाद चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद ये जो चौथा चरण है, इसके अंदर सबसे पहले तो समझाइश होती है, यानी कि समझाने के प्रयास किए जाते हैं। उसके बाद जो मुख्य मुख्य मंत्रालय हैं उनकी अनुदान की मांगों पर मतदान होता है। मतदान में अगर वो अनुदान की मांग पास हो जाती है तब तो फिर ये विनियोग विधेयक का हिस्सा बन जाएगी। अन्यथा इस पर अब जो लोकसभा है इसके पास एक विकल्प बचता है, या तो मतदान में विफल करवा दो। अगर मतदान पास नहीं होता है तो फिर ये संसद की भारत की संचित निधि से पैसा निकलेगा नहीं। अगर लोकसभा मतदान में पास कर देती है तो फिर वो विनियोग विधेयक का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन लोकसभा के पास एक और विकल्प होता है जिसे बोलते हैं कटौती प्रस्ताव, यानी कि कट मोशन। लोकसभा चाहे तो सरकार के इन अनुदान की मांगों पर कट मोशन ला सकती है। कट मोशन के बारे में कल भी चर्चा की कि कट मोशन 3 होते हैं। पहला नीति कटौती, दूसरा आर्थिक कटौती हो सकता है, तीसरा सांकेतिक कटौती हो सकती है। नीति कटौती का मतलब है यदि लोकसभा सरकार की नीति का समर्थन नहीं करती है, सरकार की वो नीति ही लोकसभा को मंजूर नहीं है, तो फिर लोकसभा नीति कटौती का मतलब है कि उस स्कीम का, उस पॉलिसी का जो सरकार ने बजट तय कर रखा था, उस बजट को घटाकर 1 रुपया कर देती है। बजट को घटाकर 1 रुपया कर देने का मतलब है कि लोकसभा सरकार की नीति से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो इसे बोलते हैं नीति कटौती, यानी कि पूरी की पूरी पॉलिसी ही कट कर देते हैं। इसके लिए इसके बजट को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर मंत्रिपरिषद को अगले ही क्षण अपना विश्वास प्रस्ताव, यानी कि विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना होगा, क्योंकि सरकार की नीति विफल होने का मतलब होगा कि सरकार खुद विफल हो गई है, और सरकार के विफल होने का मतलब है कि सरकार अब बहुमत में रही नहीं है। जब सरकार बहुमत में है तो फिर उसकी कोई भी नीति लोकसभा से तो पारित हो ही जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर नीति कटौती हो जाती है, यानी कि ये प्रस्ताव पारित हो जाए, मोस्टली ये विपक्ष ही लाएगा। अगर विपक्ष की लाई हुआ कोई नीति कटौती कट मोशन पास हो गया, इसका मतलब है कि विपक्ष अब बहुमत में है, और जैसे ही विपक्ष बहुमत में होगा तो वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि मंत्रिपरिषद को बोलो अपना बहुमत सिद्ध करे। अगर मंत्रिपरिषद बहुमत सिद्ध करने में विफल हुई, सरकार गिर जाएगी। तो ये कट मोशन कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत भयंकर चीज है कि अगर नीति कटौती होती है तो सरकार जाती है, यानी कि विश्वास प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। अगर नीति कट मोशन है ये पारित हो गया, फिर सरकार विश्वास प्रस्ताव साबित कर देती है, यानी कि विश्वास बहुमत दिखा देती है, तब तो सरकार बचेगी, अन्यथा सरकार जाएगी। ये नीति कटौती होती है। दूसरी होती है आर्थिक कटौती। इसके बारे में भी कल बताया था। यदि किसी स्कीम के तहत लोकसभा को लगता है कि बजट ज्यादा दे दिया गया है तो लोकसभा इसके बजट में कमी करवा सकती है, और कुछ एक निश्चित मात्रा, यहाँ पर निश्चित मात्रा में बजट कम हो जाएगा, और निश्चित मात्रा में बजट कम करने के लिए जो प्रस्ताव आता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, यानी कि आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती के अंदर
कुछ बजट को कम किया जाता है। यहाँ ना तो सरकार विफल होने वाली है और ना ही कोई दूसरी बात, केवल देश की परिस्थितियों को देखते हुए बजट को थोड़ा संकीर्ण करने की कोशिश की जाती है। और लास्ट आता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव है। इसके अंदर और कुछ नहीं, जो टोटल बजट होता है उसमें से मात्र 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं, 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं। तो ये क्या औचित्य है इसका? ये हमेशा विपक्षी लाता है। विपक्ष केवल सरकार से नाराजगी दिखाने के लिए सांकेतिक कटौती मोशन लाता है, और वो भी मोस्टली तो पास होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय विपक्ष कभी बहुमत में होती तो फिर वो विपक्ष क्यों कहलाती। यहाँ वो कटौती प्रस्ताव रखते हैं अध्यक्ष की अनुमति से लोकसभा में, लेकिन वो जनरली पास होता नहीं है। केवल ये 100 रुपए की कमी करनी है। मान लो 9000 करोड़ का बजट था, उसमें से विपक्ष जब बजट ये सांकेतिक कटौती प्रस्ताव लाती है तो वो कहती है कि 9000 में से 8999 करोड़ आप रख लीजिए और 100 रुपए उसमें से कम कर दीजिए, मतलब 100 रुपए कम करने, बाकी पूरा का पूरा बजट मंजूर है। इसका मतलब है कि वो केवल नाराज हैं, डपले कर रहे हैं, बस इतना ही है और कुछ नहीं है उसमें। तो ये 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव लोकसभा के अंदर पारित होते हैं। ये ध्यान में रखना, कटौती प्रस्ताव होते 3 ही हैं, क्योंकि प्रस्ताव आगे बहुत सारे आएंगे। कटौती प्रस्ताव के बारे में ध्यान रखना, ये 3 ही होते हैं। ये चरण 4 था, यानी कि अनुदान की मांगों पर प्रत्येक मंत्रालय से रिलेटेड अब अनुदान की मांगे प्रस्तुत की गई, उसमें से या तो लोकसभा कटौती प्रस्ताव प्रयोग करेगी, नीति कटौती हुई तो बात बिगड़ ही जाएगी, और यानी कि पूरी की पूरी नीति विफल हो गई। और आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती वाले प्रस्ताव नॉर्मली आते हैं और इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक कटौती आई तो इसका मतलब है सरकार ने जितनी अनुदान की मांग की थी उसको जितना ये आर्थिक कटौती वाला बोलेगा उतना कम करना पड़ेगा। ये नहीं है, इन दोनों का तो प्रभाव पड़ेगा। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव पास होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो 100% विपक्ष ही लाता है और वो पास हो ही नहीं सकता। हो भी जाता तो 100 रुपए का कोई इनकी मांग पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये हुआ, और या फिर एक एक मुद्दे पर मतदान हुआ, ये स्कीम एक पास, दूसरी पर मतदान हुआ, ये पास। टोटल स्कीमें प्रत्येक मंत्रालय को जितने बजट मतदान के तहत पास कर दिए जाते हैं उन सबको जोड़कर एक विधेयक बनाया जाता है, जिससे बोलते हैं विनियोग विधेयक। जितनी भी अनुदान की मांगों पर मतदान हो जाता है, इस विनियोग विधेयक के 2 भाग होते हैं। पहला, जो भारत की संचित निधि पर भारित है वो तो ऐड हो ही चुका, क्योंकि उस पर मतदान हुआ ही नहीं था। और दूसरा, जो यहाँ पर चौथे चरण के अंदर मतदान हो चुका था, मतदान होने के बाद जो मतदान से पारित हो चुके थे उन सभी को विनियोग विधेयक के अंदर ऐड करते गए। चाहे कटौती प्रस्ताव वाले ही थे, लेकिन उनको ऐड करते गए। ऐड करते करते एक बिल प्रस्तुत बन जाता है, जिसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। और इस विनियोग विधेयक के अंदर विधेयक को फिर बनाकर लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। उस लोकसभा से, क्योंकि सारे मतदान अनुदान की मांगे ऑलरेडी चर्चा और मतदान हो चुका था, तो इस पर एक छोटा सा मतदान होगा, फटाफट लोग अपने मत दे देते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होते हैं, सारे डाउट क्लियर हो चुके होते हैं, तो विनियोग विधेयक फटाफट पास हो जाता है। विनियोग विधेयक पास होने का मतलब है संचित निधि से इतना धन निकल जाएगा, इतने धन की संचित निधि में कमी हो जाएगी, संचित निधि से धन निकल गया। लेकिन यहाँ एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं गिलोटिन, क्योंकि यह बहस काफी दिन तक चलती है, लेकिन इसके चक्कर में कई बार बजट खराब हो जाता है। जब बजट खराब, मतलब बजट में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो लोकसभा होती है, जो मंत्रालय होते हैं, प्रमुख मंत्रालयों की जो भारी भरकम बजट होते हैं उन पर तो अच्छे से मतदान होता है। उसके बाद जो कुछ छोटे मोटे मंत्रालय बच जाते हैं, इन सभी के अनुदान की मांगों को एक साथ जोड़ लिया जाता है और उसके बाद उन पर एक ही राउंड में मतदान करवा दिया जाता है। यानी कि कोई चर्चा नहीं, कोई भी ज्यादा इतना कटौती प्रस्ताव वगैरह कुछ भी नहीं, सीधा ही उन सबको एक साथ जोड़कर बाहर निकाल दिया जाता है। इससे बोलते हैं गिलोटिन। और हमारे यहाँ मारवाड़ी में बोलते हैं कि घाटियों निकाल देना, यानी कि मतलब मिला जुलाकर सबको बाहर निकाल देना। वैसा ही यहाँ पर होता है कि सभी को मिलाकर एक साथ ही प्रस्तुत करवा दिया जाता है, उसे बोलते हैं गिलोटिन प्रस्ताव। यानी कि सारे अब मतदान पास हो गए, उन सबको जोड़कर फिर एक विधेयक बनता है जिसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। और ये 5वें चरण में तैयार होता है, क्योंकि चौथे में सब पर अनुदान मतदान हुआ, मतदान के बाद जो सभी या मतदान से पास होंगे उन सबको जोड़कर वापस एक और विधेयक बनेगा जिसे नाम देते हैं विनियोग विधेयक। ये संचित निधि से पैसे निकालने की बात करेगा। उसके बाद छठे चरण के अंदर ये बताया जाएगा कि हमारी जो संसद है, संचित निधि है, इसके अंदर पैसा आएगा कहां से,
और पैसे आने वाली चीजों में तो ज्यादा किसी को दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ये तो आने की बात करते हैं, इसलिए ये संचित निधि में धन बढ़ाने की बात करेगा और बढ़ाने वाली बात के लिए किसी को ऑब्जेक्शन होता नहीं है, इसलिए ये बजट फटाफट पास हो जाता है। इसमें तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है कि कौन सा मंत्रालय कितने पैसे कमाएगा, जितने भी कमाते हो कमाकर संचित निधि के अंदर डाल दो। ये होता है बजट के टोटल पारित होने की प्रक्रिया, जिसके 6 चरण होते हैं और हमने इन 6 के 6 चरणों पर चर्चा की। अब इनको समराइज करने के लिए देख लेते हैं। पहला चरण, पहले चरण के अंदर बजट का भाषण आएगा और बजट प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण के बाद दूसरा चरण, इसके अंदर आम बहस होगी। आम बहस का मतलब है कि 3-4 दिन तक वित्त मंत्री समझाते टाइम निकाल देते हैं। जैसे ही वित्त मंत्री वाला काम निकला, उसके बाद ये बजट जो प्रत्येक मंत्रालयों के अनुदानों की मांग होती है, वो सभी जो हमारी स्थायी समितियां होती है, स्थायी समितियों के पास जाएगा। स्थायी समितियां वहां पर बहस करेगी, गहन चिंतन करेगी और ऑडिटिंग करेगी। उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यहाँ से रिपोर्ट आएगी चौथे चरण के अंदर, और जहां पर अनुदान की मांगे आती है। चौथे चरण में अब लोकसभा वापस तैयार हो चुकी है, लोकसभा के सभी सांसद आ चुके हैं और वो सभी मिलकर अब एक चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो चर्चा होती है वो एक्चुअल चर्चा होती है। इसके अंदर इन समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है और यहाँ पर लोकसभा को मतदान करना होता है। मतदान के साथ लोकसभा के पास एक विकल्प और रहेगा, कटौती प्रस्ताव वाला। लोकसभा चाहे तो मतदान डायरेक्टली कर दे, नहीं तो कुछ कटौतियां करवा कर दे। मतदान होने के बाद में और जो बच जाते हैं उन सभी को मिलाकर मुख्य मुद्दों पर तो बहस होती है, चर्चा होती है, मतदान होते हैं, और जो लास्ट में छोटे बड़े मुद्दे बच जाते हैं जिनका बजट भी बहुत थोड़ा होता है, बहुत ही कम होता है, उन सभी को मिलाकर एक गोथली बनाकर उनमें से सभी को बजट से पारित करवा दिया जाता है। उन्हें बोलते हैं गिलोटिन करना, सभी को एक ही साथ में निकाल देना। और ये सभी होने के बाद इन सभी अनुदान की मांगे जो मतदान हो चुकी हैं और जो संचित निधि पर भारित वाले हैं, इन सभी को जोड़कर एक विधेयक बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक 5वें चरण में बनता है। 5वें चरण में बनने के बाद लोकसभा से पारित होता है। लोकसभा के साथ उसको राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, तो राज्यसभा के पास 14 दिन के लिए वो पड़ा रहता है। 14 दिन में राज्यसभा उसको पारित कर देती है। कुछ संशोधन वगैरह सुझाव देने हो तो दे भी देती है। और इन सब के बाद ये सुझाव जब मतदान और अनुदान की मांगों पर चौथे चरण के अंदर राज्यसभा के भी सुझाव आते हैं। अब लोकसभा चाहे तो रख ले, नहीं तो फिर छोड़ दे। और यहाँ से फिर एक छठा चरण आता है। छठे चरण के अंदर लोकसभा के अंदर वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक लोकसभा के साथ में राज्यसभा में भी जाता है और वहां से भी फिर 14 दिन के भीतर पारित कर दिया जाता है। ये होती है तमाम बजट की प्रक्रिया, और इस पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 2.5 से 3 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद बजट पास हो जाता है। क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इस लंबी प्रक्रिया की वजह से सरकार को अपना दैनंदिन खर्च निकालने के लिए जो इनमें शुरुआत के 2 महीने वेस्ट हो रहे हैं, इन 2 महीनों का बजट चाहिए। इस बजट को सरकार पहले ही निकाल लेती है, उससे बोलते हैं लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान का मतलब है बजट की प्रक्रिया इतनी जटिल है, इसमें समय लगेगा, और लेकिन सरकार को दैनंदिन शासन को चलाने के लिए जो बजट की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं लेखानुदान। इस पूरी प्रक्रिया में यदि सरकार ने किसी स्कीम के लिए कुछ पैसे मांगे थे, मान लो 10,000 करोड़ मांगे, उसमें से खर्च हो गए थे 15,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ सरकार के पास कमी रह गई थी, तो उस 5,000 करोड़ के लिए वापस इस चौथे चरण के अंदर आता है। यानी कि लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति वो एक मांग प्रस्तुत करते हैं जिसे बोलते हैं अनुपूरक मांग, सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड। और इस सप्लीमेंट्री डिमांड के अंदर लोकसभा में वापस मतदान होगा। अगर लोकसभा ने 5,000 करोड़ का बजट पास कर दिया तो वो बजट फिर सरकार के उस व्यय को पूर्ति करेगा जो 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए थे, यानी कि सरकार का फिर से 15,000 करोड़ हो जाएगा। इससे बोलते हैं अनुपूरक मांग, जैसे आर्टिकल 115 डिफाइन करता है। उसके अलावा भी कई बार बजट के साथ में सरकार को कुछ एक्स्ट्रा बजट भी देना पड़ता है, जिसे बोलते हैं प्रत्यानुदान, यानी कि वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट का मतलब है कि सरकार के पास एक भरोसा करके ब्लैंक चेक दिया जाता है। इस ब्लैंक चेक के अंदर कुछ रकम होती है और सरकार से उम्मीद की जाती है कि अगर कोई अप्रत्याशित और आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है तब आप इस बजट का प्रयोग करना, अन्यथा फिर ये तो लैप्सेबल होता ही है। जैसे ही नया वित्त वर्ष स्टार्ट होगा ये बजट वापस सरकार के संचित निधि के अंदर ऐड हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रत्यानुदान। ये सभी अनुदान और पूरी प्रक्रिया होती है तब जाकर हमारा बजट
बनता है। आई होप कि मैं इसके एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर पाया हूं और आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं आगे, धन्यवाद।